गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एल्कीन्स। एल्कीन्स का सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। एल्कीन्स के इस चैप्टर में जो आपके कोर्स में चीज़ें हैं वो उसमें हम एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम एल्कोहल्स के निर्जलीकरण और एल्किल हैलाइड्स के विहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रियाविधियाँ पढ़ेंगे। एल्कोहल के निर्जलीकरण में क्षेत्र की वर्णनात्मकता रीजियो सेलेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। सेटजेफ का नियम आपको बताएंगे। हॉफमैन एलिमिनेशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम एल्कीन्स के भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एल्कीन्स की आपेक्षिक स्थायित्व उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे। एल्कीन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस, और इस केमिकल रिएक्शंस में हम हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन, मार्कोनिकॉफ का रूल, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, रिडक्शन, इनकी क्रियाविधियाँ पढ़ेंगे। मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इपॉक्सीकरण बताएंगे आपको, इपॉक्सीडेशन क्या होता है। ओजोनोलिसिस के बारे में आपको बताएंगे। हाइड्रेशन के बारे में बताएंगे। हाइड्रॉक्सिलीकरण के बारे में बताएंगे। और KMnO4 से ऑक्सीडेशन एल्कीन्स का किस तरह से होता है, क्या प्रोडक्ट्स बनता है, वो बताएंगे। फिर एल्कीन्स का बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे शॉर्ट नोट्स आते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। एल्कीन्स की एलाइलिक और विनाइलिक पोजीशंस पे प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता है और क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस बारे में आपको बताएंगे। और लास्ट में इथीन और प्रोपीन के औद्योगिक अनुप्रयोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताएंगे। तो ये एल्कीन्स का हमारा पूरा कोर्स है। आज जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर, नामकरण। देखिए, आप सब छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। एल्कीन जब हम बोलते हैं तो हमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, एल्कीन का सीधा मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो एल्कीन्स ओपन चेन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन्स का जब चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें आपने एक और वर्ड पढ़ा है, ओलिफिन्स। बहुत बार एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ओलिफिन्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सीरीज़ का जो फर्स्ट मेंबर है इथाइलिन C2H4, वो हेलोजेंस में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो डाई हेलो कंपाउंड बनाता है। ये डाई हेलो कंपाउंड ऑयली होते हैं, ऑयली लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। और लिक्विड मतलब तेल बनाने को ऑलिफिएंट्स बोलते हैं। इस ऑलिफिएंट मतलब तेल बनाना, इससे एथिलीन का नाम पड़ा ऑलिफिन। और क्योंकि एथिलीन फर्स्ट मेंबर है इस सीरीज़ का, इसलिए उसके नाम के बेसिस पे ही पूरी की पूरी श्रेणी, पूरी सीरीज़, सभी एल्कीन्स का नाम पड़ गया ऑलिफिन्स। हालांकि हम ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पर बहुत सी बुक्स में एल्कीन्स को ऑलिफिन्स भी बोला जाता है। इसके सामान्य सूत्र की बात करें, जनरल फार्मूला, तो वो CnH2n होता है। अनसैचुरेशन यहाँ पे आपको दिखता है। जो एल्केन्स होते हैं उसका जनरल फार्मूला आपको पता है, CnH2n+2 होता है। तो A+2, दो हाइड्रोजन्स को जब हम हटा देते हैं किसी एल्केन में से तो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। दो हाइड्रोजन्स का हटने का मतलब हर कार्बन पर से एक हाइड्रोजन का हट जाना, और जैसे हाइड्रोजन्स हटेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह एल्कीन्स का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n। अब हम पढ़ते हैं इसका नॉमेनक्लेचर, नामकरण। देखिए, 3 पद्धतियाँ हैं जिससे हम एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। जो पहली पद्धति है, फर्स्ट सिस्टम है, वो है ट्रिवियल सिस्टम, रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति में हम क्या करते हैं कि एल्केन
जो सैचुरेटेड कंपाउंड है एल्केन, जिससे कि वो एल्कीन बना है, उस एल्केन का सफिक्स एन, ANE, एन की जगह पे हम इलीन लगा देते हैं। एन की जगह पे इलीन लगा देते हैं। ये देखिए, एन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय YLENE, इलीन। तो इस तरीके से क्या नाम हुए, जो एथेन है उसमें से जब 2 हाइड्रोजन हट गए तो बना C2H4 और इसको हम बोलते हैं एथिलीन। प्रोपेन C3H8, उसमें से 2 हाइड्रोजन के हटने से बना C3H6, इसको हम बोलते हैं प्रोपिलीन। इसी तरह ब्यूटेन से बनता है ब्यूटिलीन एंड सो ऑन। प्रोपेन से बनेगा पेंटेन से बनेगा पेंटेलीन। यह है रूढ़ पद्धति, ट्रिवियल सिस्टम। दूसरा सिस्टम है व्युत्पन्न पद्धति, डिराइव्ड सिस्टम। इस डिराइव्ड सिस्टम में सभी एल्कीन्स को एथिलीन का व्युत्पन्न माना जाता है। एथिलीन मेन कंपाउंड हुआ, जो कि पहला मेंबर है इस सीरीज़ का। आगे आने वाले जो हायर मेंबर्स हैं उन सभी को एथिलीन का डेरिवेटिव मानते हैं और एथिलीन का डेरिवेटिव मानते हुए उसका नामकरण करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए, ये है प्रोपिलीन C3H6। इसको हमने एथिलीन का डेरिवेटिव मानने के लिए, ये तो बन गया एथिलीन और इससे जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल एथिलीन। इसी तरीके से जब ब्यूटीन की बात करें तो यहाँ पे भी इसको एथिलीन का ही डेरिवेटिव मानते हैं, लेकिन 2 तरीके से ब्यूटीन बन सकता है। एक में सिमेट्रिकल है, मतलब C डबल बॉन्ड बीच में है, दोनों तरफ एक एक CH3 जुड़ा हुआ है, और ये है अनसिमेट्रिकल, असम्मित। तो इसमें जो डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है। दोनों ही स्थितियों में इसे एथिलीन का डेरिवेटिव मानेंगे। किस तरीके से मानेंगे एथिलीन का डेरिवेटिव? ये हुआ एथिलीन और इससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं और ये सम्मित है, इसलिए इसको बोला सम्मित डाई मिथाइल एथिलीन। इसको असम्मित डाई मिथाइल एथिलीन, ये एथिलीन और ये 2 CH3 इसके साथ जुड़े हुए हैं, अनसिमेट्रिकल है, इसलिए इसको बोला एसिमेट्रिक डाई मिथाइल एथिलीन। ये दोनों पद्धतियाँ जो अभी हमने पढ़ी, ट्रिवियल सिस्टम और डिराइव्ड सिस्टम, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। यूज़ में हमारे आता है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में देखिए, एल्कीन का जब हम नामकरण करते हैं, यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, बहुत बेसिक बात है, आप 12th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, यहाँ हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए। जब एल्कीन का नॉमेनक्लेचर, नामकरण IUPAC सिस्टम में करते हैं तो पहला स्टेप होता है कि हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। कार्बन 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 जुड़े हुए जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है उसका चयन करते हैं, और ये चयन इस तरीके से होना चाहिए कि इस श्रृंखला में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए। इस जो श्रृंखला है, जो सबसे लंबी श्रृंखला, दूसरी बात, इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आना चाहिए। अब इस श्रृंखला में जितने कार्बन एटम्स होते हैं उसके बेसिस पे हम एल्केन का नाम करते हैं और एल्केन के नाम से एन सफिक्स को, अनुलग्न को हटा के उसकी जगह ईन लगा दिया जाता है। यहाँ देखिए, एन से हटा के ईन, ENE लगा दिया जाता है। अब पहला स्टेप हो गया, हमने सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था। हमने एल्केन देख लिया, मान लीजिए वो श्रृंखला 4 कार्बन है उसमें, तो वो ब्यूटेन हुआ, और ब्यूटेन से हमें क्योंकि एल्कीन बनाना है तो वो हो जाएगा ब्यूटीन। अगर पेंटेन है तो पेंटेन से हो जाएगा पेंटीन। तो पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में अब हम कार्बन्स को नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, और कार्बन एटम्स को जब हम नंबरिंग करते हैं तो हम फर्स्ट नंबर उस सिरे वाले कार्बन को देते हैं जिससे नंबरिंग करते समय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले। इस तरीके से नंबरिंग करते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर मिले। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में अब जो मेन ब्रांच थी उससे जो एल्काइल ग्रुप या जो दूसरे और ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनकी संख्या और उनकी जगह को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में
लिखना स्टार्ट करते हैं, एल्कीन के नाम से पहले लिख देते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके इन सारे चीज़ों को, जो 3 स्टेप्स पता है, इनको हम समझेंगे। जो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सबसे छोटा जो फर्स्ट मेंबर है, एथीन। ये सिंपल कंपाउंड है, ये सिर्फ 2 ही कार्बन है, इसलिए इसमें लंबी और छोटी श्रृंखला की बात ही नहीं है। क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए ये इथेन होता, और इथेन से नाम बना इथीन। इथेन के ANE को हटा के हमने ENE लगा दिया। दूसरा मेंबर C3H6, इसमें भी नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है, 3 कार्बन इसी तरीके से रहेंगे। इसको हमने नाम दिया प्रोपीन। C4H8, इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। एक हमने 1 2 सेकेंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट में फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो ये हुआ 2 ब्यूटीन, ये हुआ 1 ब्यूटीन। जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके आगे हमको नंबर लिखना है। तीसरा, ये देखिए, इसमें सबसे लंबी जो चेन होगी ये 1 2 3 3 कार्बन्स की होगी, इसलिए ये हुआ प्रोपीन। इन 3 कार्बन्स में सेकेंड पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हुआ 2 मिथाइल प्रोपीन। ये जो हमने 3 C4H8 के पढ़े, इसमें से जो फर्स्ट और सेकंड है, इसके अंदर स्थिति समावयता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, सिर्फ इतना ही है। जो थर्ड है वो श्रृंखला समावयता को दिखाता है, चेन आइसोमेरिज्म को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे शाखित चेन हो गई, ब्रांच चेन हो गई। फर्स्ट और सेकंड में वो स्ट्रेट चेन थी, नॉर्मल थी। तो ये है इसकी समावयता। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो 2 ब्यूटीन है, ये देखिए, ये है 2 ब्यूटीन। यहाँ पे ज्यामितीय समावयता भी मिलती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्या अर्थ, ये आपको पहले जो लेक्चर था उसमें आपको समझाई थी मैंने बात, जब हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म का चैप्टर पढ़ा था। इस कार्बन और कार्बन पे अगर CH3 एक ही साइड और हाइड्रोजन सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो वो सिस होता है, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, यहाँ CH3 इस तरफ, इधर, तो ये हुआ ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो इस तरीके से ब्यूटीन के अंदर 3 तरह के आइसोमेरिज्म है। एक है पोजीशन आइसोमेरिज्म, दूसरा चेन श्रृंखला, और तीसरा ज्यामितीय समावयता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट मेंबर की हम बात करें, C5H10 पेंटीन। पेंटीन में देखिए किस किस तरीके के समावयी संभव हैं। 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। 1 पेंटीन, 2 पेंटीन, ये दोनों स्थिति समावयता को दिखाते हैं, डबल बॉन्ड की स्थिति चेंज है। अब आप खुद बना सकते हैं आगे इसमें श्रृंखला समावयता। आप इसकी पोजीशन को चेंज करते जाइए, CH3 की पोजीशन को और डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करेंगे तो 3 और समावयी बनेंगे, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन और 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो इसमें 1 और 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म में, और 3 4 5 श्रृंखला समावयी हैं और चेन आइसोमर से। इसके अलावा जो एल्कीन्स हैं वो साइक्लो एल्केन्स के साथ फंक्शनल समावयता, क्रियात्मक समावयता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी दिखाते हैं। C3H8 प्रोपीन, साइक्लोप्रोपेन के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह C3H8 अणुसूत्र वाले 2 तरीके के आइसोमर्स बन सकते हैं, एक प्रोपीन और दूसरा साइक्लोप्रोपेन। क्योंकि इनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग है, एक में एल्कीन है और दूसरे में साइक्लो एल्केन है, तो इनको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं रेडिकल्स की। देखिए, अगर किसी एल्कीन के एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन एटम को हम हटा दें तो वो वैलेंसी उसकी फ्री हो जाएगी, और ऐसे जो रेडिकल बनेगा उस रेडिकल को हम एल्किनाइल रेडिकल कहते हैं, एल्किनाइल मूलक कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एथीन से अगर हमने इन दोनों कार्बन्स में से किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो बनता है एथिनिल। प्रोपीन से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें, अब यहाँ हम 3 तरीके से हाइड्रोजन हटा सकते हैं। लास्ट वाले CH3 का हाइड्रोजन हट गया तो ये बनेगा 3 प्रोपिनाइल, और इसको हम कहते हैं एलाइल। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिए, ये है एलाइल ग्रुप।
3-प्रोपेनाइल। यहाँ पे जो 3 हमने नंबर दिया है वो इस रेडिकल को दिया है जहाँ पे वैलेंसी फ्री है। ये दूसरा है 2-प्रोपेनाइल, आइसोप्रोपिनील भी इसको कहते हैं। इसमें सेकेंड कार्बन की वैलेंसी फ्री है। और लास्ट है 1-प्रोपेनाइल। इसमें जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, मतलब फर्स्ट कार्बन, उसकी एक वैलेंसी फ्री है। इसको हम कहते हैं 1-प्रोपेनाइल। तो ये एल्कीन्स का आज का जो लेक्चर है उसमें आपको एल्कीन्स का इंट्रोडक्शन दिया, नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। 3 तरीके से हम इसका नाम रख सकते हैं, एक रूढ़ पद्धति, दूसरी व्युत्पत्ति और तीसरी IUPAC। और साथ ही हमने आज आपको एल्कीन्स में किस किस तरीके की समावयता मिल सकती है, आइसोमेरिज्म मिल सकता है, उसके बारे में बताया। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और उसमें हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे और आपको एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के बारे में बताएंगे और एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन के बारे में बताएंगे, जिन 2 मेन विधियों से हम एल्कीन्स का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।